इसी अयोध्या में आपको हम बताएं, यहाँ पे एफआईआर लिखाने के लिए आज मशक्कत करना पड़ता है। जाके मुझे स्वयं सोचिए आईजी एसपी उनसे लड़ना पड़ता है, तब जाके एफआईआर लिखाती है। तो कैसा राम राज है ये। और इसी अयोध्या में यहाँ पे 13 साल की लड़की का रेप और बलात्कार होता है, और इस समय जिनकी शासन सत्ता है उनके विधायक कुछ नहीं बोलते हैं। भाजपा में तो मोदी जी लड़ रहे हैं, तो मैं अगर ये बोलूं कि मेरी लड़ाई मोदी जी से है तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। 55 साल के वृद्ध ब्राह्मण को मार के उनकी हत्या कर दी गई, और इसी शासन प्रशासन के पास वो बच्चा गया 20 साल का, उसके घर में कोई नहीं था, किसी ने उसका एफआईआर लिखा नहीं। ड्योढ़ी बाजार डरा के धमका के शासन प्रशासन तोड़ रहा है, लोग अपने आशियानों को खुद से तोड़ रहे हैं, लेकिन महोदय जी कभी झांकने नहीं गए। देखिए, सबसे पहले अगर बीएसपी जीतती है तो सबसे पहले मैं यहाँ के शासन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अयोध्या में कोई भी शासन प्रशासन किसी मंत्री नेता के दबाव में नहीं काम करेगा। वो फ्री होकर सिर्फ और सिर्फ संविधान के दबाव में काम करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई। अगर बात कही जाए इंडिया और एनडीए गठबंधन को लेकर, तो इंडिया और एनडीए गठबंधन अपनी पूरी तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर बात कही जाए उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों को हासिल करने के लिए सभी पार्टी अपनी तैयारी जमकर कर रही है। लेकिन इस बीच बीएसपी की बात कही जाए तो बहुजन समाज पार्टी ना इंडिया गठबंधन में है, ना ही एनडीए गठबंधन में है। अगर बात कही जाए बीएसपी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मायावती जी के बारे में, तो उनका साफ शब्दों में एक ही बात कहना था कि ना मैं इंडिया गठबंधन में जाऊंगी, ना मैं एनडीए गठबंधन में जाऊंगी, अकेले जीत हासिल करके दिखाऊंगी। अगर बात कही जाए उत्तर प्रदेश के फैजाबाद सीट के बारे में, तो फैजाबाद सीट से बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर लगातार 2 बार के लोकसभा चुनाव पर भाजपा अपना कमल खिलाते हुए आ रही है। एक तरफ साइकिल खड़ी है तो दूसरी तरफ बीएसपी पार्टी भी अपना चुनाव चिन्ह यानी कि हाथी का लेकर खड़ी है। अब देखना ये होगा कि क्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीएसपी पार्टी जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं। सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सच्चिदानंद पांडे जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनावी माहौल है फैजाबाद लोकसभा का, क्या लग रहा है? बहन जी वापस आ रही है या फिर से कमल खिल रहा है या फिर इंडिया गठबंधन जीत रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इस बार जो कमल की जुमलेबाजी थी, जो भाजपा की जुमलेबाजी थी, वो जनता पहचान चुकी है। 10 सालों में जनता ने इनको 10 साल दिया और जनता बहुत भली भांति जान चुकी है कि ये क्या करने वाले हैं। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने स्टार्टिंग में वादा किए थे, भाइयों बहनों आपको 15 लाख रुपए आएंगे, ठीक है, जनधन अकाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भैया आपने जनधन अकाउंट खुलवाएं, उसमें पैसे डलवाएं, पैसे तो किसी के पास नहीं आए। तो जनता आपकी जुमलेबाजी जानती है इस बार। तो क्योंकि 10 साल जनता ने आपको ट्राइड एंड टेस्ट कर लिया है, अभी जनता जो है फैजाबाद के अंदर, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो जो दोनों प्रत्याशी हैं वो दोनों प्रत्याशी यहाँ पे पहले से ही सांसद और विधायक हैं, और जनता ने उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा है कि कितना काम करते हैं। तो जनता इस बार चाहती है यहाँ पे कोई ऐसा प्रत्याशी इस बार आए जो जनता के बीच काम करे, और जो यहाँ का जो बेसिक मौलिक विकास है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के ऊपर कोई एक्चुअल ईमानदारी से काम करे। जनता ये चाहती है इस बार। आपने ये बात कहा, अयोध्या मंदिर भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, और खास करके अयोध्या एक ऐसा केंद्र बना है जो पूरे देश का आकर्षण का केंद्र है, ऐसा नहीं लगता कि मुकाबला थोड़ा सा भारी है क्योंकि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ भगवान राम की, तो मेरी भी कोई हैसियत नहीं भगवान राम के सामने। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, भगवान राम भी यही चाहते हैं कि अब अयोध्या में 500 साल के बाद कोई ईमानदार प्रत्याशी आए, और जो यहाँ की जनता है ईमानदारी से उनको छला ना जाए, उनके लिए काम किया जाए। तभी तो अच्छा राज आएगा, तभी तो राम राज आएगा। नहीं तो आप सिर्फ जुमलेबाजी कीजिए तो कहाँ से राम राज आएगा। इसी अयोध्या में आपको हम बताएं, यहाँ पे एफआईआर लिखाने के लिए आज मशक्कत करना पड़ता है। जाके मुझे स्वयं सोचिए आईजी एसपी उनसे लड़ना पड़ता है, तब जाके एफआईआर लिखाती है। तो कैसा राम राज है ये।
अगर इसी प्रकार का रामराज होता है तो भैया मुझे तो ऐसा रामराज नहीं चाहिए और ना ही यहाँ की जनता को ऐसा रामराज चाहिए। रामराज ये हो कि कोई भी जनता अगर पीड़ित हो तो जनता की सुनवाई हो, शासन प्रशासन उनका संज्ञान ले। और इसी राम की पैड़ी पे मैं आपको बताऊं, इसी अयोध्या में यहाँ पे 13 साल की लड़की का रेप और बलात्कार होता है और इस समय जिनकी शासन सत्ता है उनके विधायक कुछ नहीं बोलते हैं, शांति से आप समझिए जो विरोधी है, मतलब जिसने ये दुष्कर्म किया है उसके साथ खड़े रहते हैं। तो बताइए क्या यही रामराज है? ये जनता पूछ। आप जिस तरीके से जो कमियां गिना रहे हैं और रामराज वाली जो बात बार बार कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ अगर बीएसपी जीत जाती है क्या क्या रूल रेगुलेशन लागू कर देगी? देखिए, सबसे पहले अगर बीएसपी जीतती है तो सबसे पहले मैं यहाँ के शासन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अयोध्या में कोई भी शासन प्रशासन किसी मंत्री नेता के दबाव में नहीं काम करेगा, वो फ्री होकर सिर्फ और सिर्फ संविधान के दबाव में काम करेगा। ये मैं आश्वासन करता हूँ लोगों को। और दूसरी बात, जो यहाँ की जनता, उनको जो 5 मौलिक जो विकास चाहिए सबसे पहले वो उनको मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, अयोध्या में इतना बड़ा ट्रामा सेंटर है, प्रभु श्री राम की जो नगरी अयोध्या, तो मेरा ये मानना है कि ये ए ग्रेड की होनी चाहिए जो कि पूरे विश्व में संदेश जाता है इससे। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा भी बिल्कुल चरमरा गई है। यहाँ पे जो ट्रामा सेंटर में लोग जो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो भी कंधों पे लाद के जाते हैं। आपने वीडियोस फुटेज देखे होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे बसपा की सरकार या मैं आता हूँ प्रभु राम की कृपा से, तो यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था मैं पहले दुरुस्त करूँगा। जी, सबसे पहले दुरुस्त करेंगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मुकाबला आप किससे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको सही सी बात बताऊं ईमानदारी से, तो भाजपा में कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, मेरा ये मानना है। भाजपा में तो मोदी जी लड़ रहे हैं। तो मैं अगर ये बोलूं कि मेरी लड़ाई मोदी जी से है तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। और जहां तक बात है इंडी गठबंधन की, तो देखिए इंडी गठबंधन में जो प्रत्याशी हैं उनकी उम्र इस समय 83 साल है। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं और मुझे उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। मैंने स्वयं उनसे फ़ोन करके एक दिन आशीर्वाद भी लिया कि बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए, अब नौयुवकों को अब थोड़ा सा आप आगे करें। तो बाबूजी ने आशीर्वाद भी दिया। तो मैं कृतार्थ हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता मजबूती से इस बार चाहती है कि यहाँ कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो नए जोश और ऊर्जा के साथ अयोध्या के डेवलपमेंट की जो धारा है उसको तेज करे। अभी हाल ही में आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और जो आपने पत्र लिखा था उसमें ये था कि अब मुझे इस पार्टी में घुटन सी महसूस हो रही है। हाल ही की बात है और उसके बाद से आपने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है, जब कोई भी कार्यकर्ता जब अपना तन मन धन तीनों चीज़ लगा के जब ईमानदारी से काम करता है, और मैंने तो मतलब भाजपा के साथ मैंने मल्टीपल स्टेट्स में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया। मध्य प्रदेश में विदिशा में मतलब मैं था और वहाँ पे मैंने काम किया। फिर आपके दिल्ली में मैंने काम किया और मैंने अपने पैतृक जो राज्य है उत्तर प्रदेश, तो 3-4 राज्यों में जब मैंने काम किया तो मुझे ये समझ में आया कि भैया अब मुझे कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो मैंने सीखा है, समझा है और जो मैंने दूसरों के साथ किया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ को लेके जो मेरी कमिटमेंट्स थी संगठन से, भाजपा से, वो संगठन अपने कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं हुआ और उन्होंने छल किया। अब वो छल किन कारणों के वश किया मैं उसके ऊपर उजागर नहीं करना चाहता। देखिए, सिंपल सी बात है, जब आपको कमिटमेंट दिया जाता है कि आप मजबूती से जो है आप लोकसभा में, आप बताइए अंबेडकर नगर कैटेगरी सी था, कैटेगरी सी होता है जो जहाँ पे भाजपा को कोई आशा ही नहीं होती कि वहाँ भाजपा कभी जीतेगी। मैं इसको कैटेगरी सी से कैटेगरी ए में लेके आया। लगातार 2 महीने मैंने वहाँ पे अवध में राम कार्यक्रम, उसके आसपास के जो ज़िले हैं सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या, ये सारे ज़िलों में मैंने कार्यक्रम करके मैंने आप समझिए पूरे ज़िले को आसपास राममय किया था और लोगों में एक आस्था का विश्वास जगाया था। ये सिर्फ और सिर्फ संगठन के कमिटमेंट के बाद ही किया था मैंने। तो संगठन ने अपने कमिटमेंट पे जो है वो खरा नहीं उतरा। वो कौन सा ऐसा कमिटमेंट था, मैं ये जानना चाहती हूँ। हम लोकसभा लड़ाएंगे, ये कमिटमेंट था जी। तो आपके साथ ये कहीं ना कहीं बिल्कुल विश्वासघात तो हुआ या फिर? इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने माता लक्ष्मी की कृपा से जो है कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ों को जो है मैनिपुलेट किया। ठीक है जी।
जीत जाते हैं आप, लगातार आप स्वास्थ्य के मुद्दों की बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन को लेकर आपने बात कहा कि एफआईआर दर्ज कराना होता है तो मुझे 50 बार खुद आपको स्वयं दौड़ना पड़ता है। सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? ये तो आपने 2 कमियों को गिना दिया, इसके अलावा और कौन सा जो बेसिक मुद्दा आपको लगता है कि अयोध्या जैसे कि एक अपने आप में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है जब से भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले होना चाहिए? अगर आपकी पार्टी यानी कि आप यहाँ से जीतते हैं, कौन सा सबसे पहला कार्य करेंगे? देखिए, पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा, ये लोकसभा क्षेत्र जो है ये फैज़ाबाद है। अयोध्या सिर्फ एक नगरी है, अयोध्या धाम। ये 2 चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो मेरी लोकसभा है उसमें 5 विधानसभाएं हैं। तो 5 विधानसभाओं में जो सबसे बड़ी विधानसभा है दरियाबाद, जो कि जिला बाराबंकी में पड़ती है। और वहाँ के जो लोग हैं, आप विश्वास मानिए, वहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कारण कोई सांसद विधायक वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। उस पार 18,000 वोटर हैं, घाघरा के उस पार। मैं जब जाता हूँ तो बोलते भैया आप तो आ गए, लेकिन हमने आज तक अपने सांसद महोदय को देखा नहीं है कि वो गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं या पतले हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले जो मेरी जनता है, जो मेरे यहाँ पे 19,08,635 जो मेरे वोटर हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी पहले मैं किसी माध्यम से उनके तक पहुँचूँ, उनकी चीज़ों को, उनकी पीड़ा को पहले मैं सुनूं, और उसके बाद जो मेरे 5 बेसिक जो यहाँ पे विकास की धारा है मैं उसके ऊपर काम करूँगा। जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे पहले है, जान है तो जहान है। अगर जान बचाने में अगर मैं कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का मुद्दा, फिर सुरक्षा का मुद्दा, फिर शिक्षा का मुद्दा। क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित जो लोग बोलते हैं कि भाई भाजपा आने के बाद हम काफ़ी सुरक्षित हैं, देखिए सुरक्षित अगर होते तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं आते। अभी कुछ दिन पहले का एक मामला है, मिल्कीपुर मेरी एक यहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे 55 साल के वृद्ध ब्राह्मण को मार के उनकी हत्या कर दी गई। और इसी शासन प्रशासन के पास वो बच्चा गया 20 साल का, उसके घर में कोई नहीं था, किसी ने उसका एफआईआर लिखा नहीं। फिर हम लोग को मालूम चला, हम लोग गए उसके पास, हमने पूरी तहकीकात की, हुआ क्या। फिर मैं स्वयं आईजी साहब के पास गया, मैंने उनको कॉल लगाई, बात किया, लेकिन उनका भी ये था कि भैया हमारे ऊपर भी दबाव है, समझो मेरी बात को। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि दबाव आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ संविधान का होना चाहिए, ना ही किसी मुख्यमंत्री का होना चाहिए, ना ही किसी सांसद का होना चाहिए, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक चीज़ें हैं ईमानदारी से अगर हम करेंगे तो ये लोकसभा, अयोध्या लोकसभा जो फैज़ाबाद है, ये अपनी विकास की धारा पे तेज़ी से चलेगी। क्योंकि अब अयोध्या को, अब फैज़ाबाद को विकास की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बन गया है। यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं। एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी शुड बी वेरी हाई। ठीक है, आज यहाँ पे सिक्योरिटी अगर मैं देखूँ तो वही नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए, नॉर्मल पुलिसिंग यहाँ पे है। अयोध्या कल भी छावनी थी, आज उससे डबल छावनी है, लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजिकल सिक्योरिटी डेवलप करना पड़ेगा। आपने ये बता दिया कि अगर आप जीत हासिल करते सबसे पहले जनता तक पहुंचेगा, उनकी पीड़ाओं को जानेगा, और बाकी की चीज़ें आपने गिना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हुए। आपने खुलेआम ये बात भी रखा कि वहाँ पर उन लोगों ने जो आपसे वादा किया था वो वादे पे खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपने शुरुआत में एक बात कहा कि यहाँ पर जो मेरा टक्कर है समाजवादी पार्टी के तो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लेकर आपने कहा कि मैं उनको तो मुकाबला ही नहीं मानता हूँ, मैं यूँ कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आपने बात कहा, घुटन सी होती है, वहाँ पर वादे नहीं पूरे किए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोच है आपकी? जानना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, क्या है, मोदी जी से मैं पर्सनली मिला हूँ, और जब मैं भाजपा में था तो उनका भी आशीर्वाद मैंने लिया था। तो मैं तो बोल सकता हूँ मोदी जी का भी आशीर्वाद मेरे सर पे है। मोदी जी भी चाहते हैं कोई ईमानदार युवक यहाँ पे आए और जनता का प्रतिनिधित्व करे। मैं तो जनता से, कि उनके कैंडिडेट जीते सर नहीं, जैसे मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि नागरिकों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं तो वही बोलता हूँ कि जनता मोदी जी की बात सुने और नागरिकों को आगे बढ़ाए।
जो जनता के प्रति जो है ईमानदारी से काम करें। आप इन प्रत्याशियों को देखिए, जब ये पहली बार चुनाव लड़े थे, इनकी प्रॉपर्टी एसेट क्या थी? ये स्कूटर से चलते थे, लेकिन आज इन्होंने ये कंडीशन कर दिया है कि यहाँ की जनता स्कूटर से भी नहीं चल पा रही है रोडों पे, है ना। और अवधेश प्रसाद जी 1977 में वो 2-2 रुपए चंदा मांग के, यहाँ पे एक डेवढ़ी बाजार है, वहीं से वो चंदा मांग के वो पहली बार विधायक हुए थे। आज वही डेवढ़ी बाजार डरा के धमका के शासन प्रशासन तोड़ रहा है, लोग अपने आशियानों को खुद से तोड़ रहे हैं, लेकिन महोदय जी कभी झांकने नहीं गए। तो जनता तो जानती है कि आपने बहुत काम किया है, लेकिन सिर्फ अपने लिए किया है। आपने अपने होटल बनाए हैं हर जिलों में, आपने अपने स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं हर जिलों में, जनता के लिए क्या बनाया है वो जनता जानती है आपकी बात। इसलिए जनता इस बार आपको घर ही बिठाएगी। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ से आशीर्वाद दीजिए और चीज़ें आगे बढ़े। नवयुवकों को लेकर क्या सोच रहे हैं? बार बार आप नवयुवकों की बात भी दोहरा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा है, युवाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, जो नवयुवक यहाँ पे 2 टाइप के नवयुवक हैं। एक जो प्रॉपर स्टडी करके, मतलब थोड़ी सी अपग्रेडेड शिक्षा लेके, जो अपने आप को यहाँ से बाहर ले जाता है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा ले जाता है। और एक नवयुवक यहाँ पे हैं जो नॉर्मल स्टडी करके, जो यहाँ पे सिर्फ इस ताक में बैठे हैं कि मुझे कोई भर्ती निकले, मैं भर्ती को भरूं डालूं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो इस टाइप के नवयुवक हैं यहाँ पे, उनको ये बताना समझाने की ज़रूरत भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका स्किल सेट अपग्रेड होगा तो ही आपको आपके हिसाब से नौकरी मिलेगी। तो वो स्किल सेट डेवलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग हब्स, डेवलपमेंट सेंटर की ज़रूरत है अयोध्या में। यहाँ पे मल्टी लैंग्वेजेस जो होते हैं उनकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं अयोध्या में आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल वे में सोचना पड़ेगा कि जो यहाँ के नवयुवक हैं उनको हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे तो ये दिख रहा है आने वाले सालों में ये विंध्याचल, और मैं आपको बताऊं दिल से साफ साफ, तो ये आपका जो है काशी की तरह ये नगरी जो है, सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे तो बस जो यहाँ पे मेन जो पंडित जो हैं, जो यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग है, वो सिर्फ एक ही कार्य में लगा हुआ है, जबकि ब्राह्मणों को पूरे विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। उनके पास जो ज्ञान भंडार है वो हर जगह उनको निछावर करना चाहिए, ना ही सिर्फ अयोध्या में। मेरा ये मानना है जी। तो ये थे हमारे साथ सचिदानंद पांडे जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि अयोध्या में कितनी कमियां हैं। और अगर दोनों पार्टियों के बारे में बात कही जाए, यानी कि इनके अगेंस्ट में जो दोनों पार्टियां खड़ी हैं, बीजेपी की और समाजवादी पार्टी को, उनको लेकर भी इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से इन्होंने खुद आशीर्वाद लिया है। और अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात कही जाए तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरा कहना यह गलत नहीं होगा कि मैं बीजेपी के प्रत्याशी से चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं खुद देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ रहा हूं। अयोध्या की बात कही जाए तो उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने गिनाया कि यहाँ पर कितने ऐसे कार्य हैं जो गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे हैं। एसपी की बात कही जाए, तमाम बड़े बड़े लेवल के अधिकारियों की बात कही जाए, ये इनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर से दबाव है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और भी बताया कि यहाँ पर सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले कार्य करेंगे। युवकों की बात कही जाए तो अयोध्या एक ऐसा केंद्र बन गया है, ना सिर्फ धार्मिक स्थल है, जबकि एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बना है जो नहीं भी जान रहा है, सुन रहा है, वो भी अयोध्या में आना चाह रहा है और भगवान राम के नाम से ही आना चाह रहा है। पर आ रहा है तो कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जो अयोध्या बनकर रहे। और इन्होंने ये भी वादा किया कि अगर ये जीतते हैं तो जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को दूर करेंगे और सबसे पहले उन सभी लोगों तक पहुंचेंगे जो लोग नहीं जानते कि हमारे क्षेत्र का सांसद आखिर कौन है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 फैजाबाद।